मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान वो फिल्म अभिनेता हैं जो अपने पुरअसर आवाज और बेहतरीन संवाद अदायगी के लिए मशहूर हैं, और हम आप जिन्हें जानते हैं रजा मुराद के नाम से। रजा मुराद साहब से विविध भारती के श्रोताओं के लिए बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान सितारे जनाब रजा मुराद साहब से। रजा मुराद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विविध भारती के स्टूडियो में। हाँ रजिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपकी बदौलत मैं अपने माजी में पहुँचूँगा। बचपना जो एक सबके लिए बड़ी ही खुशगवार याद होता है, तो आज आपकी बदौलत मैं आपको अपनी बचपन की गलियों कूचों में ले जाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, और हमारे श्रोता भी सुनने के लिए उत्सुक हैं। जी। कहाँ बचपना बीता है ज्यादातर आपका? रजिया, पैदाइश मेरी बम्बई की है और इब्तिदाई तालीम भी मेरी बम्बई में हुई। मैं अपने ख़ानदान का इकलौता चश्मो चराग, यानी जिसे हिंदुस्तान में कहा जाता है वली अहद सल्तनत, 3 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ, और मेरे ताया जो थे उनके भी कोई औलाद नहीं थी, तो सिर्फ खानदान का मैं एक अकेला लड़का था। और मेरे दादाजी ने मुझे 8 साल तक नहीं देखा था पैदाइश के बाद तक। तो 8 साल तक मैं बंबई में रहा, और फिर मेरे दादा की ख्वाहिश थी कि कुछ साल मैं उनके साथ रहूं। तो हम 1958 में बंबई से रामपुर चले गए। रामपुर मेरा वतन है, मेरा आबाई वतन है, और 3 साल मेरी तालीम हुई रामपुर में। मैं वहाँ रहा 3 साल। तो शुरुआत बंबई से करूं या रामपुर से करूं? जहाँ से आपका दिल करे वहीं से कीजिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा रामपुर से। यहाँ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, और जब रामपुर गए तो वहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं था, वहाँ स्कूल उर्दू मीडियम था मेरा। तो अचानक ये जो तब्दीली आई इंग्लिश से उर्दू की, तो इसमें ज़रा एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन क्योंकि एक छोटी उम्र में रिसेप्शन बड़ा अच्छा होता है, तो उर्दू की तालीम वहाँ हासिल की। उर्दू के बाद हमने हिंदी भी सीखी वहाँ, जो कि यहाँ हमारे स्कूल्स में बॉम्बे में नहीं थी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि शुरू की जो इब्तिदाई तालीम थी वो बम्बई में अंग्रेज़ी में हुई, तो अंग्रेज़ी आती थी। और जो बहुत ज़रूरी है आज के नौजवानों के लिए, हम सब के लिए, कि हमें अपनी मादरी ज़बान आए, हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी आए। तो बचपन की वो जो एक सीखी हुई ज़बान थी, वही एक बड़ी पुख्ता तालीम होती है। तो रामपुर में एक स्कूल था, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ एडमिशन लिया। और एक मोहल्ला है वहाँ, घेर नज्जू खां। घेर नज्जू खां? जी हाँ। तो घेर नज्जू खां में ये स्कूल था, और इस स्कूल का मैं प्रेसिडेंट भी रहा। 3rd से लेके 5th तक मैंने यहाँ पर तालीम हासिल की। और हम लोग रिक्शा में जाते थे, और जो रिक्शा ड्राइवर थे अमीर भाई, एक का नाम था मुन्ने भाई और एक का नाम था अमीर भाई, तो वो हमें रिक्शा में लेने के लिए आते थे। तो एक रिक्शा में हम तकरीबन 15-16 बच्चे बैठते थे, और हमारा यूनिफॉर्म होता था वहाँ पे ब्लैक शॉर्ट्स एंड वाइट शर्ट। तो बस बड़ी अच्छी खुशगवार उस स्कूल की यादें हैं। मैं समझता हूँ कि
ये जो इब्तिदाई तालीम होती है ये बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह एक पौधे को पानी दिया जाता है, उसे सींचा जाता है, फलने फूलने का मौका दिया जी जाए। हाँ, और बड़ा होके वो एक ताकतवर तनावर दरख्त बनता है, फलदार। तो बिल्कुल। कभी किसी भी शख्स को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अगर जड़ें मजबूत ना हो तो कभी एक अच्छी शख्सियत नहीं बन सकती। अभी आपने कहा कि आप इकलौते जी बेटे थे जी। अपनी फैमिली में, जी। तो क्या आपको धमा चौकड़ी करने का मौका मिलता था? क्योंकि बहुत प्यार से पाला गया होगा आपको, तो और ये कोशिश की जाती होगी कि भी ज्यादा बाहर नहीं खेलें कूदें। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ रजिया कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और मैं लड़का था, तो सारे जो घर के मेंबरान थे सीनियर, वो बड़े प्रोटेक्टिव थे मेरी तरफ। तो उस प्रोटेक्शन से क्या होता है कि कई बार बच्चा जो है खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है, उसे हर वक्त प्रोटेक्शन चाहिए होता है। बिल्कुल। तो मुझे भी इस बात का अंदाजा हुआ कि ये जो प्रोटेक्शन है, हो सकता है कि इसकी वजह से मुझ में कुछ कमियां रह जाएं। और मुझे एक बहुत ही खुशगवार लोरी याद है जो मेरी वालिदा अक्सर बचपन में मुझे सुलाने के लिए ये लोरी गाती थीं, और बहुत अच्छा, बहुत ही सुरीली आवाज में गाती थीं। और जो माँ के जज्बात होते हैं, उससे बड़े जज्बात तो दुनिया में कोई हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो आज भी जब मैं ये लोरी सुनता हूँ जो बचपन में मेरी माँ मुझे सुनाती थी, तो मैं आंखें बंद करता हूँ और मुझे उनकी वही सुरीली आवाज आती है और मैं अपने माजी के धुंधलकों में खो जाता हूँ। धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया, आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया, आजा रे आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की
जब आपको रामपुर जाने का मौका मिला, जी तो जैसा कि हम सुनते हैं, मैंने तो देखा नहीं है रामपुर, जी लेकिन सुनते हैं बड़े बड़े घर होते हैं और आम के पेड़ होते जी हैं जी और जी बड़े बड़े आंगन होते हैं। जी। तो वहां तो शायद आपको मौका मिलता होगा अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने का। हाँ हाँ, शरारतें करने का हमें पूरा मौका मिलता था। और एक बात जो हमें बड़ी नापसंद थी कि जब गर्मियों में वहाँ लू चलती थी तो कंपलसरी होता था दिन में सोने का प्रोग्राम, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप होती थी कि बाहर निकलने का स्कोप नहीं और होता वहां था। तो लू चलती है तो हैजा जी हाँ, वगैरह भी हो जाता लू था के थपेड़े हाँ। और हैजे से बचने के लिए हमें वो मिर्चों के बीज खिलाए जाते थे। और एक जो बहुत ही खुशगवार याद है, वो हम ईद का इंतजार करते थे। ईद का इंतजार करते थे और ईद एक रामपुर में बाजार नसरुल्ला खां है, वहाँ पे ईद का बहुत शानदार एक मेला लगता था। और जितने भी हमारे बुजुर्ग, जितने भी हमारे बड़े थे, वो हमें ईदी देते थे और फिर हम बच्चे सब मिलकर ईद मनाते थे, मेले में हम जाते थे। और क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी और हम चाहते थे कि हम रोजा रखें, तो हमारी माँ तसल्ली के लिए कहती थी कि बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम सिर्फ एक दाल का रोजा रखो, यानी एक दाल की तरफ से खाओ, तुम इस तरफ से मत खाओ, दाएं या बाएं दाल से खाओ, तो एक दाल का रोजा रखो। तो बच्चों को इस तरह बहलाकर बच्चे भी खुश होते थे कि हम रोजा रख रहे हैं। और वो बड़े अच्छे तरीके से, यानी वो एक दाल का रोजा होता था और बाकायदा हम सहरी करते थे उसके लिए, और इफ्तारी में अपने बुजुर्गों के साथ वहाँ हम बैठते और थे। सोचते थे कि रोजा पूरा हो गया। बिल्कुल, ये ख्याल आता था। और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती थी रज़िया वहाँ पर, कि वो एक ऐसा शहर है कि बुजुर्गों का बड़ा अदब है। जो पुरानी रिवायात हैं, जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं, जो पुराना अदब है, वो अदब, वो तहजीब वहाँ कूट कूट कर भरी हुई है उस शहर में। यानी उस जमाने में कोई भी नौजवान जो है वो नंगे सर नहीं निकलता था, उसके सर पर टोपी होना जरूरी थी। और जरूरी नहीं है कि अगर कोई बुजुर्ग आपके सामने से गुजर रहा है जिससे आपका तारुफ नहीं है, जरूरी नहीं होता था तारुफ होना। अगर कोई बुजुर्ग, अजनबी बुजुर्ग भी गुजर रहा है तो उसे छोटे सलाम करते थे। ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है। और कई लोग जो बाद में मगरूर हो जाते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि सलाम जो है वो हमेशा जो है खुदा को पहुंचता है, ऊपर वाले को पहुंचता है। बिल्कुल सही। तो किसी फकीर से कभी किसी ने पूछा कि भाई हमेशा तुम सबसे पहले सलाम क्यों करते हो, तो उसने ये जवाब दिया कि सबसे पहले मैं बुजुर्ग होने के बावजूद सलाम इसलिए करता हूं कि उसका सवाब मुझे मिलता है, जवाब देने वाले को उतना सवाब नहीं मिलता जितना कि सलाम करने वाले को मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी उस शहर की रिवायात हैं जो मैं समझता हूं कि आज भी कायम हैं। एक उसमें उस शहर में बड़ी इनफरादियत है। बंबई में जब आप वापस आते थे तो वो सब कल्चर और वो सब मिस नहीं करते थे? नहीं, देखिए बंबई में जिंदगी जो है बड़ी तेज रफ्तार है। ये जो शहर है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, अगर आप में कुछ गट्स हैं, तो यही एक ऐसा शहर है जो आपको नेशनल या इंटरनेशनल मैप पर पहुंचा सकता है। लेकिन जो हमारी तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, जो प्यार मोहब्बत है, जो बुजुर्गों का लिहाज है, जो पड़ोसियों से मोहब्बत है, यहाँ मैं ये कहूँगा बंबई के बारे में कि इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। तो यहाँ वक्त की बड़ी किल्लत है। बिल्कुल, ये बात तो सही की। जी हाँ, तो वो बातें जो थी रामपुर की, रामपुर था, बंबई बंबई है, और दोनों की अपनी एक बड़ी अहमियत है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्म अभिनेता रजा मुराद। आप अभी जैसे बातों में हम जिक्र करते कि आप अपनी वालदा का बहुत जिक्र कर रहे हैं, तो बचपन में आप उनसे ज्यादा प्यार मोहब्बत मिला आपको या वालिद से ज्यादा मिला? एक बार बचपन में मुझसे ये सवाल दोनों ने किया कि तुम हमें ज्यादा चाहते हो या हमें ज्यादा चाहते हो। वालिद ने भी पूछा
और वालिदा ने भी पूछा तो बड़े डिप्लोमेटिकली मैंने जवाब दिया कि दोनों को चाहता हूं मैं। लेकिन यहाँ तो आप सही बोल सकते हैं। देखिए, माँ से क्या है, एक कुर्बत होती है, माँ से एक उनसियत होती है। माँ से कुर्बत का ये रीजन होता है कि बाप तो बेचारा काम पर निकल जाता है, दिन भर माँ ही आपके जो है सारे नाजो नखरे उठाती हैं, और बाप अच्छे इसलिए लगते हैं कि शाम को आते हैं, और जब शाम को आते थे और कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था कि जब शाम को अब्बा टैक्सी से उतरेंगे तो हाथ में उनके क्या होगा। तो ये वाकई फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, लेकिन हमेशा बच्चे जो हैं वालिदा से ज्यादा करीब रहते हैं बनिस्बत, और खासतौर से बेटे। जी हाँ, लेकिन मेरी जो बेटी है वो मुझसे बहुत ज्यादा करीब है। बेटा जो है माँ का लाडला है, बेटी जो है मेरी लाडली है। जब भी मैं बाहर जाता हूं तो कैसेट में मेरे पास लता जी का एक गाया हुआ बहुत खूबसूरत गीत है फिल्म कभी कभी का, मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो मैं हमेशा अपनी नन्ही परी को याद करके ये लोरी लगाता हूं। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। आपका तो बैकग्राउंड ज्यादातर फिल्मी रहा है, क्योंकि आपके वालिद भी जी। फिल्म इंडस्ट्री में जी, थे। जी। तो बचपन से ही आपको ये माहौल मिला होगा, तो क्या उनके साथ आप सेट वगैरह पे भी जाते थे? हाँ रजिया, मुझे याद है कि ये मैं बात कर रहा हूँ 1957 की। मैं एक बार अपने वालिद साहब के साथ प्रभात स्टूडियो गया था। प्रभात स्टूडियो जो अब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और वहाँ एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस फिल्म का नाम था फागुन। उसमें भारत भूषण साहब थे, मधुबाला जी थी,
तो वो शूटिंग देखने में अपने वाले साहब के साथ पूना गया था। और पहली बार मैं डेक्कन क्वीन ट्रेन में बैठा था। और अजीब इत्तेफाक की बात है कि उसके ठीक 12 साल बाद जिस स्टूडियो में मैंने पहली बार शूटिंग देखी थी, वहां मैं एक बहैसियत तालिब इल्म, बहैसियत स्टूडेंट मेरा वहां एडमिशन हुआ। और मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है जो तब से मेरा बड़ा गहरा जिगरी दोस्त है और आज भी हमारी दोस्ती कायम है। उससे मेरी दोस्ती की इब्तिदा, दोस्ती की शुरुआत वहीं से हुई। वो मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है, उसका नाम किरण कुमार है। वो जीवन साहब और मुराद साहब कलीग थे जी। और यहाँ पे किरण और मैं, हम क्लासमेट्स थे और आज भी हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम दोनों एक दूसरे को याद ना करें। तो एक गाना मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त किरण की नजर करना चाहता हूं। लड़कपन के हम साथी हैं, बचपन के हम साथी हैं। मैं किरण से यही कहूंगा कि न बिछड़ेंगे मिलके भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
दोस्ताना हमारा। रज़ा मुराद साहब, आप हमें ये बताइए कि बचपन में आप किस नेचर के थे? बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे या बहुत शांत तबीयत के थे? ना गुस्से वाला था ना शांत था, मैं बहुत ही डरपोक था। डरपोक थे? बहुत ही डरपोक था, मैं हकलाता था। और कुछ लोगों का ख्याल था कि मैं शायद जहनी तौर पे थोड़ा सनकी या हल्का सा मैं पागल हूँ। ये लोगों का मेरे बारे में, इतने अच्छे मेरे बारे में विचार थे लोगों के। उसकी वजह ये थी रज़िया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टेड चाइल्ड था। बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहता था कि जिस तरह घर में मेरी आवभगत होती है, जिस तरह घर में मेरे नाजो नखरे उठाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये नाजो नखरे मेरे बाहर भी उठाए जाएं। और जब वो मुझे इतना अच्छा रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था तो मैं बड़ा नर्वस सा हो जाता था। और उस नर्वसनेस में मैं कई बार हकलाता था, कई बार रो देता था, कई बार पिट के चलाता था। तो लेकिन मुझे बचपन से ही अपनी इस कमजोरी का अंदाजा था कि ये मुझ में कमजोरी है, मैं लड़का हूं, मुझे इतना कमजोर, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको इसकी 2-3 अच्छी मिसालें देता हूं। बिल्कुल। रामपुर के बाद जब हम दोबारा बंबई आए तो हमें बिल्कुल रामपुर के माहौल की आदत हो गई थी। तो अब दोबारा बॉम्बे के माहौल में एडजस्ट करना हमारे लिए फिर एक समस्या हो गई थी। तो हमारा यहाँ पे स्कूल में एडमिशन हुआ। अब रामपुर के स्टैंडर्ड में और यहाँ के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। जी हाँ। फर्क से मेरी मुराद ये है कि वहाँ पर हमारा मीडियम उर्दू और हिंदी था। हम इंग्लिश से उर्दू हिंदी मीडियम में गए और फिर दोबारा जब हमें हिंदी उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में डाला गया तो हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां मेरा एडमिशन हुआ और मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, मुझे बहुत रिडिक्यूल किया जाता था। और जहां बेवकूफी की मिसालें दी जाती थी तो सबसे पहले मेरा नाम आता था। मतलब मैं एक सिंबल था बेवकूफी का, मैं एक सिंबल था कूड़ होने का। तो मैं एक बिल्कुल एक मुझे डिस्कार्डेड किस्म का स्टूडेंट समझा जाता था। और मेरी कभी स्कूल वालों ने प्रॉब्लम समझने की कोशिश नहीं की कि मैं इतना पीछे क्यों हूं, क्योंकि मैं वहां 4 साल पढ़ा मैंने और जब मैं वापस आया तो मुझे पिकअप करने में जरा वक्त लग रहा था। बहरहाल इतनी मेरी उस स्कूल में खिंचाई हुई, इतना मुझे डिग्रेड किया गया कि एक बार उस स्कूल में सुपरिंटेंडेंट आ रहे थे स्कूल चेक करने के लिए। तो खास तौर से मुझसे ये कहा गया कि आप कल ना आए, क्योंकि अगर आपसे कोई सवाल कर लिया गया तो आप तो बिल्कुल डफर हैं, आपको तो कुछ आता जाता नहीं है, तो स्कूल का नाम खराब होगा, इसलिए आप कल मत आइए। स्पेशल मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि मैं ना आऊं। तो ये एक बात मुझे हमेशा याद रही और मैं हमेशा सोचता था कि ये जो लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये जो मुझे बुली करते हैं, एक दिन मैं इनको दिखाऊंगा जरूर कुछ बन के। ये मेरे दिल में जज्बा था और मुझे यकीन था कि मुझ में तब्दीली आएगी। और इत्तेफाक कहिए कि कई सालों के बाद उसी स्कूल से मुझे एक फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट का इनविटेशन आया और उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये इस स्कूल का एक डिस्कार्डेड निकाला हुआ स्टूडेंट है। लेकिन मैं फंक्शन में नहीं गया। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद से रज़िया रागनी की बातचीत। ये दुनिया जो है बिल्कुल एक चमन है। हम सब इस चमन के फूल हैं। पहले कली होती है, फिर फूल खिल के वो फूल होता है, फिर उस फूल पे शबाब आता है। शबाब आने के बाद वो फूल जो है मुरझा जाता है, पतझड़ की नजर हो जाता है, उसकी जगह नए पत्ते, नई कलियां आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इंसान और फूल में फर्क है।
इंसान अगर जिंदगी में कुछ ऐसे काम करके जाए जो उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद रखें, तो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है जिसकी वाबस्तगी जो है मुझसे रही है, और ये गाना हमेशा मेरे जो जज्बात हैं उन्हें छेड़ता है जब भी मैं इस गाने को सुनता हूं। ये गाना है फिल्म ममता का, और इसके बोल हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार यूं ही झूमते और खिलते बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। छड़ना नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। अच्छा रज़ा मुराद साहब, अभी हमने जिक्र किया कि कली है फिर वो फूल बनती है। जवानी में जब आप कॉलेज वगैरह में आए तो वहां पर कैसा आपको एटमॉस्फेयर बड़ा मिला? अच्छा सवाल किया। मैं आप
अपने बारे में आपको और कुछ बताना चाहूंगा जो लोगों को पता नहीं। मैंने वो स्कूल छोड़ा क्योंकि मैं फेल हो गया था। उसके बाद मैंने एक और स्कूल ज्वाइन किया। उस स्कूल में भी मैं 6th स्टैंडर्ड में फेल हुआ। 2 स्कूल्स में मैं 6ठे क्लास में फेल हुआ, और इससे पहले कि मेरी हैट्रिक होती मैंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मैं 2-3 साल खाली रहा, और मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार बहुत मेरे बारे में फिक्रमंद हुए कि ये करेगा क्या। बिल्कुल इकलौता वारिस है। और इसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। खैर, जब हमारी एक उम्र आई, लड़कपन की उम्र आई, तो मेरी वालिदा की तबीयत नासाज हुई, और क्योंकि भोपाल हमारा ननिहाल है, और भोपाल में एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं जो उनका इलाज करते थे। तो मुझे अपनी वालिदा को बंबई से भोपाल ले जाना पड़ा मुझे, और वहां क्योंकि हमारा अपना घर है तो हम वहां रहे। फिर एक मेरी ऐसी उम्र आई जब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ वाकई करना चाहिए। भोपाल से मैंने हायर सेकेंडरी का प्राइवेट फॉर्म भरा और बहुत मेहनत की। एक हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त थे, उनका नाम था अजहर साबरी साहब। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, और उन्होंने ही मुझसे हायर सेकेंडरी का फॉर्म भरवाया, और उन्होंने मुझ में एक कॉन्फिडेंस पैदा किया कि तुम जरूर पास हो जाओगे। मैं इतना डिमोरलाइज हो चुका था तब तक, मुझ में इतने कॉम्प्लेक्सेस आ गए थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला और मुझसे कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा तुम पढ़ लोगे तो तुम जरूर पास हो जाओगे। और उस जमाने में क्योंकि मैं बचपन से लड़कपन की तरफ आ रहा था, कद लंबा हो रहा था, शक्ल बदल रही थी, आवाज में भारीपन आ रहा था, तो हमारे एक और दोस्त थे नाहर सिंह साहब, ठाकुर नाहर सिंह। तो उन्होंने ये नोट किया कि मेरी आवाज में भारीपन आ रहा है, और वो मुझे ऑडिशन के लिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ले गए, और वहां मैंने ऑडिशन दिया। तो सबको बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि इतने दुबले पतले फ्रेम से ये इतनी भारी आवाज कहां से निकल रही। तो वहां से मैंने कुछ प्लेस किए, मतलब पढ़ता था प्राइवेटली, और यहाँ पे मतलब एज ए कैजुअल आर्टिस्ट हमने प्ले किए। और यहीं मेरी मुलाकात जया भादरी से हुई। उनका ताल्लुक भी भोपाल से है, और वो भी हायर सेकेंडरी का एग्जाम दे रही थी। तो हम दोनों एज ए कैजुअल आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो से हम लोग रेडियो प्लेस करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने प्रोस्पेक्टस मंगवाए हैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के, और वो ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो यही बात मैंने अपने वाले साहब को लिखी कि मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो उसी सूरत में ज्वाइन कर सकते हो जब तक तुम हायर सेकेंडरी कर लो, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन उस जमाने में हायर सेकेंडरी थी। तो साहब मैं लग गया, दिन रात मैंने एक कर दिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जिस घर में रहते थे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरते थे, तो 10 बजे इलेक्ट्रिक बंद कर दी जाती थी। तो भोपाल में एक मोहल्ला है शाहजहांबाद, जहां मैं रहता था जी। तो अब लाइट नहीं होती थी और रात को पढ़ना होता था। तो मैं किताबें लेके वहां पे एक ईदगाह हिल है, और वहां एक खंबा है जिसे मैं आज भी देखता हूं। तो रात भर उस खंबे के नीचे मैं बैठकर पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था, सुबह आके घर पे नाश्ता करता था, और 7 से 10 हमारा पेपर होता था। और आज भी वो खंबा अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत है। जब भी मैं गुजरता हूं तो उस खंबे को सलाम जरूर करता हूं। एक बार मुझे याद है, मैं 3-4 रात का जागा हुआ था। मैं घर आया और वालिदा मेरी नाश्ता बना रही थी, तो मुझे झपकी आ गई, और इतनी जबरदस्त झपकी आई कि मेरी माँ ने, बेचारी ने पूरा अपनी जान का जोर लगाकर मुझे उठाया, और मैं उठने को तैयार नहीं था। तो वो बेचारी रुआंसी हो गई, रोने लगी, और उन्होंने कुछ मुंह पे मेरे पानी वानी डाला। तो मैं अचानक बेहोशी से उठा, और उन्होंने कहा कि बेटा तुझे पर्चा देना है, उठ। तो मैं बिल्कुल बेहोशी से उन्होंने मुझे उठाया,
अब आप सोच सकती हैं कि 16 साल का बेचारा ये नन्हा बालक अगर 4 रात जागेगा तो उसका क्या होगा। क्या हालत होगी हाँ, उसकी। तो खैर वो फिर मैं पेपर देने के लिए गया। सिलेक्शन हुआ आपका वहाँ? मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं 1 साल इसलिए नहीं जा पाया कि मैं अंडर एज था। अच्छा। मिनिमम एज थी उस जमाने में 18 साल की और मैं सिर्फ 17 साल का था, तो 1 साल मुझे इंतजार करना पड़ा। तो वो 1 साल में आपने क्या क्या किया अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए? हाँ, बहुत सी फिल्में देखी, दोस्तियां की और थोड़ा बहुत स्टेज पे काम किया। और उस जमाने में जब नए नए लड़कपन से हम जवान हुए तो जो दिल था उसमें कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी आने लगी। तो उस दिल के चैन का एक गाना मुझे बेहद पसंद है अपनी जवानी का, और ये इसलिए पसंद है क्योंकि मैं नया नया जवान हो रहा था और दिल का चैन में खो रहा था। तो ये गाना है, बड़ा हसीन गाना है, ये फिल्म मेरे जीवन साथी का किशोर कुमार साहब ने गाया है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता रजा मुराद। आपसे बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। इश्क विश्क भी कोई हुआ होगा जरूर। अब ये तो आप पिटवाने की बातें कर रहे हो। ये बात अगर आप
प्रोग्राम के बाद पूछेंगी तो मैं एक एक तफसील आपको बता दूंगा। कोई एक आध इंसिडेंट? अच्छा, एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूं जो कि बहुत ही नाखुशगवार है। इसकी शुरुआत मेरी बहुत बुरी हुई। एक बच्ची थी, जब मैं कुछ 4 साल का होऊंगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, और जितनी अच्छी वो मुझे लगती थी उतना ही बुरा मैं उसे लगता था। तो एक आध बार मैंने उसे, मतलब उसके करीब गया, मेरा करीब जाना उसे अच्छा नहीं लगा हो, तो उसने मेरी नाक पे काट लिया, नाक काट ली उसने मेरी दांतों से। और गया था मैं, मतलब बड़े अच्छे इरादे से, और नाक कटवा कर मैं वहां से आया, और जब घर वालों को पता चला तो उनको बड़ी चिंता हुई कि भाई ये क्या हुआ, ये तो इतनी उम्र से नाक कटवाने शुरू कर दिए। तो शुरुआत तो हमारी ऐसे हुई। अब अगर आप और ज्यादा डिटेल पूछेंगी तो मैं तो झूठ बोलूंगा कि उसके बाद तो मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी से इश्क किया नहीं। तो क्यों आप खामखा मुझसे झूठ बुलवाना चाह रही हैं? अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी, और ये पूछते हैं कि जब आपने पूना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तब आपके साथ कौन कौन वहां पर थे जो आपके साथ तालीम ले? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, हमारे जो सीनियर्स थे वहाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, नवीन निश्चल, ये पास कर गए थे लेकिन ये आते जाते रहते थे वहाँ। असरानी साहब हमारे टीचर थे, और जो हमारे कलीग्स थे वहाँ पे, डैनी डेंजोंगपा, वो मुझसे 1 साल सीनियर, अनिल धवन, जया भादरी, और मेरे साथ किरण कुमार और विजय अरोरा। और जो मेरे इमीडिएट जूनियर्स थे वो थे रमेश शर्मा, आशा सचदेव, महेंद्र संधू, और 2 साल बाद आई शबाना आजमी, जरीना वहाब, रीटा बादरी। तो ये हमारे उस जमाने के साथी थे। हम वहां पे बड़े मास्टर रैगर मशहूर थे, मतलब 2 टेरर थे वहां पे। जैसे आज वीरप्पन के नाम से लोग थरथराते हैं, उस जमाने में रजा मुराद और किरण कुमार के नाम से लोग, बच्चे जो है, बहुत डरते थे। जो मतलब स्क्रीन पे दबदबा गब्बर सिंह और वीरप्पन का है, वो हमारा इंस्टीट्यूट में होता था रैगिंग में। तो बहुत हम सुपर वहां पे रैगर थे और बहुत शरारती थे, लेकिन शरारती होने के साथ साथ हम स्टूडेंट्स बड़े अच्छे थे। काम के वक्त हम काम करते थे, तो ये हमारी कमजोरियां, ये शरारतें जो हैं, ये ढक जाती थी, अवॉइड कर दी जाती जी थी। जी जी। तो उसके लिए कभी आपके वो जो सीनियर्स थे उनसे कभी आपको डांट वगैरह या कुछ? नहीं, शुरू में तो जब हम गए तो हम तो भीगी बिल्ली बने हुए थे जब हमारी रैगिंग हुई। अच्छा। फिर हमने सोचा कि हमारी भी बारी आएगी, तो जब हमारी बारी आई तो फिर हमने तो फिर सूद समेत सब वसूला हमने अपने जूनियर से। लेकिन ये जो है, ये एक बचपने की बात होती है। अगर किसी हद तक रैगिंग हो तो ये अच्छी लगती तो अच्छी है। वो मतलब एक लक्ष्मण रेखा को अगर क्रॉस ना किया जाए, जो रैगिंग के नाम पे सैडिज्म आ जाता है, तकलीफ या यातना वाली बात है, वो गलत है। अगर हल्की फुल्की हो तो उससे क्या है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं। उसके बाद रैगिंग के बाद फिर एक फंक्शन होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स अपना तारुफ कराते हैं। तो उसके बाद फिर ये रैगिंग बंद हो जाती है और फिर हम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो जिनकी हमने सबसे ज्यादा रैगिंग की, जैसे मिठुन चक्रवर्ती हमारा बहुत खास दोस्त है, खूब रैगिंग की उनकी, और आज वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप जब पूरे दिन की मेहनत वगैरह, पढ़ाई और अपने वो टेस्ट वगैरह जो इंस्टीट्यूट में दिया करते थे, उसके बाद फिर कैसे आप लोग सब इकट्ठे होते थे? कुछ मनोरंजन वगैरह भी होता था? रजिया, जैसे ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, तो वहाँ हमारा भी बिल्कुल वही होता था। लेकिन फिल्में खाते थे, फिल्मों के साथ सोते थे, फिल्मों का नाश्ता करते थे, फिल्मों का लंच होता था, फिल्मों का टी ब्रेक होता था। और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इसी से कोई आपके पसंद का गाना हम यहाँ अपने श्रोताओं को सुना दें? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी फेवरेट गजल है ये जी। ये जगजीत सिंह साहब, मेरी बीवी इनकी जबरदस्त फैन है। मेरे ख्याल से मुझसे भी ज्यादा उन्हें जगजीत सिंह पसंद है, और मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। मैं अपनी बीवी की तरफ से जगजीत जी से गुजारिश करूंगा कि वो गजल सुना दें। ये फिल्म अर्थ की गजल है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं।
सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तो फिर आपकी फिल्मों में एंट्री किस फिल्म से हुई? रजिया, क्या हुआ था कि जिस जमाने में हम फिल्म इंस्टीट्यूट गए थे, हमारे सीनियर्स ने एक बड़ा अच्छा नाम पैदा कर लिया था। मैं पहली बार जब किसी प्रोड्यूसर के पास काम मांगने के लिए गया तो वो थे मिस्टर GL रावल, और उनका दफ्तर था यहाँ पर अपेरा हाउस के पास। तो मैं गया, मैंने अपना तारुफ कराया, तो उन्होंने बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और बहुत बड़ी बात थी अगर कोई आपको बिठा के चाय पिलाए। और उन्होंने कुछ फिल्में बनाई थी, जैसे एक फिल्म बनाई थी उन्होंने आबरू, और उससे पहले उन्होंने बनाई थी दिल ही तो है। तो फिल्में वो बनाते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मेरी किसी फिल्म में कोई रोल नहीं है, लेकिन अगली फिल्म में जब भी बनाऊंगा मैं आपको जरूर लूंगा। तो उन्होंने भले काम ना दिया हो, लेकिन जिस इज्जत के साथ वो पेश आए वो मुझे आज भी याद है। आपकी तो बैकग्राउंड फिल्मी थी, आपके वालिद मैंने कभी अपने वालिद साहब से मदद नहीं ली। नहीं। ना मैंने मदद ली, ना उन्होंने मुझे कभी मदद देने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि भाई आप काम की तलाश में खुद निकलिए। तो पहला ब्रेक आपका कौन सी फिल्म के थ्रू हुआ? हाँ, पहला ब्रेक मेरा हुआ, मिस्टर BR इशारा ने एक फिल्म बनाई थी एक नजर जी। उससे पहले उन्होंने चेतना बनाई थी। चेतना के बाद उन्होंने जरूरत बनाई, और सारे उन्होंने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ही लिया। चेतना में अनिल धवन, रियाना सुल्तान, शत्रुघ्न सिन्हा, जरूरत में विजय अरोरा, डैनी। तो एक बहुत अच्छा उन्हें कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका फायदा मुझे हुआ। पहली बार वो मुझे पूना में मिले और उन्होंने कहा कि जब भी आप बंबई आए तो आप मुझसे जरूर मिलें। और जो रोल मैंने किया वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन शत्रु साहब इतने बिजी थे कि वो डेट्स नहीं निकाल पाए। तो मेरे पास उस जमाने में
फोन भी नहीं था। तो एक हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी का मैंने नंबर दिया था कि कभी अगर कोई मैसेज हो तो यहां से मुझे मैसेज मिल सकता है। तो वहां एक मैसेज आया कि साहब वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। खैर मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे पूरा स्क्रिप्ट दिया जी। और मुझे लगा कि वाकई ये तो लाइव बनने वाली बात है। और मुझे तारीखें भी याद हैं कि 2 अगस्त 1971 8:30 के करीब मैंने पहला अपना शॉट दिया। अगर आप कहें तो मैं डायलॉग भी सुनाऊं जो मैंने जरूर जरूर जरूर, हम चाहेंगे। मैं खड़ा होता हूं और जज साहब से मुखातिब होता हूं कि योर ऑनर, अदालत मुल्जिमा पर रहम करे या ना करे, दया करे या ना करे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं मुल्जिमा के वकील सफाई की हैसियत से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। तो इतने में जया जी मुझे काट देती हैं मेरी बात कि मेरा कोई वकील नहीं है। तो ये पहला डायलॉग था जो मैंने बोला। ये कुछ 8:30 बजे होंगे, 2 अगस्त। अजीब सी एक्साइटमेंट होगी उस बहुत ही, मैं नर्वस भी था और इतना क्राउड था, यानी फिर आहिस्ता आहिस्ता। और उसी वो छोटे से रोल से आपकी एक पहचान जी हाँ, बननी शुरू हुई। जी हाँ। रजा मुराद साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरे दिल में गुबार था, एक बोझ था, वो बोझ हल्का हुआ और आज मैं अपने बचपन की गलियों में दोबारा लौट आया। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे जाने माने फिल्म अभिनेता रजा मुराद से रजिया रागनी की बातचीत। आज के इस प्रोग्राम के निर्माण से जुड़ी क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट्स दिनेश दाभोलकर, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन राकेश जोशी।